हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 72 बीपीएससी रिवीजन सीरीज में। आज हम स्पेशल जनरल साइंस का बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बीसीजी का टीका जो होता है दोस्तों, किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों। ये सबसे पहले क्या है, और एक चीज़ और बताएंगे। इसी बताने में एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों। सबसे पहला, खसरा और चेचक, पोलियो, ये क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, तो किसके लिए होता है दोस्तों? बीसीजी हम क्यों लगवाते हैं दोस्तों? तो आप बताइए कि क्या भारत में अभी भी टीबी क्षय रोग के लिए अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों? और टीबी भारत में कब समाप्त हुआ? ये पहला आंसर दीजिएगा। हम ये बताते हैं टीबी किस कारण होता है दोस्तों। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का कारण होता है दोस्तों। जीवाणु का कारण टीबी होता है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस होती है, सॉरी टीबी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस होती है, जीवाणु का कारण होता है दोस्तों। जीवाणु का कारण होता है दोस्तों। बीसी जो है, इस सबसे पहले बच्चा का सबसे पहला टीका बीसीजी का ही लगाया जाता है दोस्तों। जन्म के 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका दिया जाता है दोस्तों बच्चों को। यह ट्यूबरकुलोसिस रोग से क्या करती है? बचाव करती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें देखिए चेचक है, इसको मेसल्स बोलते हैं दोस्तों। सॉरी, खसरा को मेसल्स बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पोलियो है। पोलियो भारत में कब समाप्त हुआ दोस्तों? ऐसे जनरली ऑन पेपर जो है दोस्तों 2014 जो है, 14 जो है, ये समाप्त होने का वर्ष है दोस्तों पोलियो भारत में। लेकिन फिर भी पोलियो कुछ कहीं कहीं पर केस मिलते हैं, तो उसको भी निपटाया जा सकता है दोस्तों। इसमें हम जितने सारे जो रोग है दोस्तों, बहुत ज़्यादातर इसमें जो दिख रहा है, ये मिशन, आगे बढ़ते हैं आपको बता देते हैं कि लगभग जितने सारे जो इसमें जो बीमारियां आप देख रहे हैं दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष, जो किससे संबंधित है आपसे क्वेश्चन भी अगर राइज किया जा सकता है दोस्तों कि मिशन जो इंद्रधनुष है, ये क्या है? ये बीमारी से संबंधित दोस्तों। इसमें लगभग 12 प्रकार की बीमारियां भी शामिल की गई है। लेकिन इसमें मिशन इंद्रधनुष, इसमें 7 बीमारियां पहले से थी दोस्तों, इसमें 12 प्रकार की बीमारियों को शामिल कर दी गई है। और इसके लिए ही मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार के सभी लोगों को समाप्त करने के लिए एक एक करके सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे पोलियो का भी समाप्त 2014 में कर दिया गया दोस्तों भारत से। लेकिन ऑन पेपर कुछ और भी है, समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ है भी, तो उसको भी समाप्त करने की कोशिश स्वास्थ्य टीम के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें क्षय रोग जो है जीवाणु का कारण होता है दोस्तों, बैक्टीरिया का कारण होता है। इस जन्म के 24 घंटा के बाद ही दे दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो रोग होता है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो क्या करता है दोस्तों, आप इसमें देख रहे हैं टाइफाइड रोग जो है शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा आंत, जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं दोस्तों, ये क्या करता है? आपको छोटी या बड़ी दोनों आंत को क्या करती है? टाइफाइड रोग आपको प्रभावित करती है दोस्तों। छोटी हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, दोनों को क्या करती है दोस्तों? प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस्तिष्क है, यकृत है, फेफड़ा है, याद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? उसमें आपको क्या बताया? पेनिसिलिन जो क्या था दोस्तों, पेनिसिलिन जो बता रहे थे, खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर को बात बोल रहे थे दोस्तों। आप एडवर्ड जेनर बता रहे थे दोस्तों, इसमें एडवर्ड जेनर बता रहे थे। लेकिन इसमें बोला कि एक प्रकार का है, नहीं क्या है जो बता रहा है? पेनिसिलिन है क्या? तो क्या जीवाणु है, कवक फंगस है, या फिर शैवाल है, या फिर विषाणु है क्या दोस्तों? एक ही यहाँ पर पूछना ये गलत हो रहा है। इसको क्या नहीं है, या किस ये कौन सा ये है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बी। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर आपका बी होगा, फंगस है दोस्तों। मेनली जो पेनिसिलिन जो है आपका क्या, फंगस है दोस्तों। क्या है? फंगस है। आगे बढ़ते हैं। शैवाल जो होता है दोस्तों, ये लाइकेन होता है दोस्तों। लाइकेन क्या याद रखिएगा, लाइकेन क्या है दोस्तों? कवक जो होता है दोस्तों, और ये क्या बोलते हैं इसको, शैवाल के बीच का जो भाग होता है, इसको हम लाइकन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लाइकन। और एक प्रकार से जोड़ने की कड़ी भी है दोस्तों, यह कड़ी का काम करता है दोस्तों। ये शैवाल क्या है? ये मेनली ये 3 प्रकार का शैवाल 3 प्रकार का होता है दोस्तों। शैवाल, ये भूरा शैवाल, लाल शैवाल, या फिर आपको ग्रीन शैवाल भी होता है दोस्तों। ये उसका पिगमेंट के कारण इसका कलर चेंज होता रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किस जीवाणु के कारण होती है? दूध से जो दही बनता है दोस्तों, किस जीवाणु का कारण होता है दोस्तों? तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों, ये क्या होती है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है दोस्तों? कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है दोस्तों। राइजोबियम जो है, या फिर इकोलाई, या ये फिर अस्टेफिलोकोकिस, ये जो भी है, ये सब जो है, ये सभी क्या है दोस्तों? जीवाणु है। लेकिन सब क्या है? लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? दूध से दही, इतना ही याद रखिएगा। जहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों,
जहाँ पे लैक्टो रहेगा दोस्तों, वहाँ पर आपका दूध से संबंधित या फिर दूध से संबंधित चीज़ ही रहेगा दोस्तों। आप लैक्टो जहाँ भी आएगा तो आप दूध से संबंधित पदार्थ हो या फिर दूध से हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में गुणसूत्र या फिर गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। बायोलॉजी का सबसे आसान और सरल क्वेश्चन यही है दोस्तों। बायोलॉजी का सबसे आसान और सरल क्वेश्चन यही है कि क्रोमोसोम कितना है। और ये जो जो था दोस्तों वो बताना आपको है। तो क्या है दोस्तों, क्रोमोसोम की संख्या पूछ रही है। अगर इसको पेयर पूछता दोस्तों तो 29 आप लगाते। अगर इसको केवल संख्या नंबर पूछ रहा है दोस्तों 46 बता रहे हैं दोस्तों। इस पूछता है कि संतान को निर्धारण कौन करता है दोस्तों, जो बताना आपको है। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक्स वाई और क्या है दोस्तों एक्स एक्स जो होता है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कि ए जो होता है बाई, जो पुरुष में पाया जाता है दोस्तों, फीमेल में मेल में वो क्या करता है दोस्तों, ए बाई जो है 22 हो गया प्लस 23वां जो होता है दोस्तों, ये निर्धारण करता है कि बच्चे की लिंग क्या होगी, मतलब कि निर्धारण करने का काम करता है 23वां। मतलब अंतिम बाई जो होती है दोस्तों, बाई जो इसका गुणसूत्र होता है, ये तय करता है कि लिंग का निर्धारण क्या होगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन को। पित्त बाइल, बाइल का निर्माण यानी कि बाइल पित्त का निर्माण शरीर में किस अंग में होता है दोस्तों? तो ये आप जानते हैं दोस्तों। इसका क्या बताएंगे आपको, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर या फिर यकृत या अमाशय या अग्नाशय दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। 56, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पित्त का निर्माण, यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको भी नहीं होना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है नहीं, बल्कि हम देख रहे थे कुछ अलग है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्तों कि पित्त का जो निर्माण हो रहा है दोस्तों, यह निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है दोस्तों। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। और लीवर में ही क्या क्या होता, लीवर में पित्त का निर्माण होता है दोस्तों, लेकिन इसका स्टोरेज यानी कि इसका जो संचय होता है दोस्तों, इसका जो संग्रह होता है पित्ताशय में होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है दोस्तों, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है दोस्तों। तो बोलेगा पित्त का निर्माण कहाँ होता है, कौन सा अंग में, तो आपको यकृत बताना है दोस्तों, लेकिन इसका संचय कहाँ होता है, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है दोस्तों। इसका रंग कैसा आपको दिखाई देगा दोस्तों, तो हरा हरा ब्लू टाइप का दिखाई देगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, हरा रंग दिखाई देगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मुर्गा हो या फिर जो भी हो, मटन वगैरह आप देखे होंगे तो उसमें जो कुछ देखने को अगर कभी मिला हो, या फिर अभी मुर्गा वगैरह लेते होंगे तो उसमें देखते होंगे खड़ा होकर, तो वहाँ पर इस टाइप का जो छोटी सी होता है, किसमें से दोस्तों, कलेजी जो होता है उसके बगल में ही आपको देखने को मिलेगा पित्ताशय। वो क्या होता है, लीवर जो होता है उसका, उसी में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। क्या है, हल्का ये होता है, हल्का ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है दोस्तों, हरा रंग का होता है। अग्नाशय, अग्नाशय, अमाशय, अग्नाशय और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पित्ताशय। यहाँ देखिएगा दोस्तों अग्नाशय जो होता है पेनक्रियाज, ये तो ऊपर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अमाशय, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। पित्ताशय जो होता है गॉल ब्लैडर, जिसमें पित्त का संग्रह होता है दोस्तों। पित्त कहाँ पर जमा या संचित होता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो आपको एक क्वेश्चन तो पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, केवल आंसर लगा लीजिए आप इसको। कहाँ होता है दोस्तों, कहाँ होता है दोस्तों इसका, पित्ताशय में। कहाँ होता है, पित्त का कहाँ जमा या संचय होता है दोस्तों, पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हम उसमें बोल रहे थे कि आपको क्या करना है, पूरे विटामिन जितना है बी का सीरीज प्लस में और भी है जो, उसको रासायनिक नाम और प्लस उससे होने वाले बीमारियां और प्लस उसका उपचार, सॉरी बीमारियां उसका उपचार के बारे में जानकारी रखना है दोस्तों। तब देखिए विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? सिंपल है, तो आपको इसको बता देना है दोस्तों। क्या है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीशियम। किसमें क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोबाल्ट। इसको कोबलिन भी इसको नाम जो होता है दोस्तों बी का होता है, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें कोबलिन पाया जाता है, यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। अभी इसको नाम भूल रहे हैं दोस्तों, ध्यान में निकल गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस अंगक यानी कि ऑर्गेनेल में होता है दोस्तों, अंगक में होती है। कोशिका के किस अंगक में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कोशिका के किस अंग में होता है दोस्तों? ये बताना आपको। माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, गोल्जी बॉडी में होता है दोस्तों, या फिर केंद्रक में होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त एक से अधिक होता है दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों किस में होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है दोस्तों, लेकिन भोजन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, भोजन का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में, ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों।
एटीपी के रूप में। पौधे को नाम, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कॉलजी बॉडी केंद्रक, केंद्रक ध्यान रखिएगा। पौधे का निर्माण के नाम, पौधे का नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कुछ पौधे होते हैं और कुछ जीव जंतु होते हैं, सबका एक अपना अपना अलग अलग नाम होता है। हम जो नाम बोलते हैं दोस्तों, वो प्रॉपर नाम नहीं होता है, वो आपका लोकल लैंग्वेज में या फिर क्षेत्रीय स्तर पर वो नाम देखते हैं दोस्तों, लेकिन उसका नाम बदल जाता है आगे की ओर। उसका जब वो साइंटिफिक रूप से अगर उसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो वो सर्वमान्य नाम जो वैश्विक स्तर पर जो रखा जाता है दोस्तों, उसको ही नाम, रियल नाम माना जाता है। जैसे पौधे को नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों, किसी पौधे का नाम, किसी जीव जंतु का नाम देने वाला विज्ञान को क्या बोलते हैं, यानी कि पौधे का नाम देने वाला विज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपको, इसमें आपको होता है टैक्सोनॉमी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी जो होता है पौधे को नाम देने वाला विज्ञान होता है दोस्तों, जिसको हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं, या फिर वर्गीकरण के रूप में हम करते हैं, वही पौधे का नाम दिया जाता है दोस्तों। पहचान, नामकरण, आकार की, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं, अभी आपको बता रहे थे कि दोनों सेल का जो अंतर है, ये हमेशा क्वेश्चन इस पे आगे पीछे करके इस पे हो गया, या फिर पौधे का हार्मोन और मानव जंतु का हार्मोन में भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये अंग की बात कर रहा है दोस्तों, वहाँ पे आपको मुख्य अंतर है, यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, यानी कि अंग की भी बात करेगा, कौन से पौधे में पाए जाते हैं, कौन से जंतु में पाए जाते हैं। वहाँ पर आपको हार्मोन की बात करेगा, कौन सी पादप हार्मोन है, कौन सा जंतु हार्मोन है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी फिलहाल एक किस्म पे चलते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति होता है दोस्तों। पूछ रहा है कि क्या पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, क्या अंतर है, केंद्रक की उपस्थिति होता है दोस्तों। दोनों में ही केंद्रक की उपस्थिति होता है दोस्तों। क्या होता है, दोनों में केंद्रक की उपस्थिति होता है दोस्तों। लेकिन कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम। देखिए दोस्तों, राइबोसोम जो है, जो राइबोसोम जो होता है, ये भी सब में पाया जाता है दोस्तों। ये दोनों में राइबोसोम, लेकिन लाइसोसोम जो होता है दोस्तों, केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइबोसोम जो होता है दोस्तों, हम अभी आपको क्या करते हैं कि दोनों में बता देते हैं, ये जो अंतर है दोस्तों उसको हम बता देते हैं। ऐसे में यह है, देखिए एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, ये हो गया इस तरफ से, इधर पादप कोशिका मान लीजिए, जंतु कोशिका मान लीजिए दोस्तों। देखिए अब इसको हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं केंद्र को, जो दोनों में है उसको छोड़ देते हैं दोस्तों। क्या दोनों में नहीं है जो बताते हैं। देखिए पादप कोशिका में जो है दोस्तों, आपको रिक्त यानी कि कोशिका जो भित्ति है, इसमें पादप कोशिका में उपस्थित होता है दोस्तों। और कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती है दोस्तों। यहाँ पर सेल बाल पाया जाता है दोस्तों, सॉरी सेल बाल कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ये कोशिका भित्ति जो हुआ दोस्तों, ये पाई जाती है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको लाइसोसोम पाई जाती है दोस्तों, लाइसोसोम इसमें पाई जाती है, राइबोसोम इसमें पाई जाती है दोस्तों। ये जो है कोशिका जो उपस्थिति है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, कोशिका भित्ति जो हुआ आपका इसमें उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। कोशिका भित्ति एक में होता है, एक में नहीं होता है, इसका मुख्य अंतर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस में बनी होती है, पादप कोशिका मुख्यतः किसकी बनी होती है, सॉरी क्या इसका बोलता है, किसकी बनी होती है, क्या बोल रहा है, किसकी बनी होती है दोस्तों। तब प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, स्टार्च का, किसकी बनी होती है दोस्तों, पादप कोशिका इसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज का बनी होती है कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, पादप में जो कोशिका बनी होती है, कोशिका भित्ति जो बनी होती है, सेल वाल, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। आगे बनते हैं, ये जो प्रोटीन, स्टार्च, वसा है, इसका भी चर्चा करते हैं आगे की वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों, जीव जो है यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा या जीवाणु, इसमें कौन सा एक कोशिकीय नहीं है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए इसमें अमीबा और पैरामीशियम और जीवाणु सब क्या है, यूनिसेलुलर है दोस्तों, यूनिसेलुलर है। लेकिन जो हाइड्रा जो है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिनकोना वृक्ष की छाल जो है, छाल से कौन सी औषधि प्राप्त होता है दोस्तों। इसमें कौन सा औषधि प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कुनाइन हो गया, एस्पिरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया,
रेस्पिन हो गया, एस्पिन हो गया। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या हो जाएगा आपको कि इसमें आपको कुनाइन जो हो गया, आपको सिरकोना वृक्ष के साल से प्राप्त होता है दोस्तों। ये औषधि के रूप में हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुनाइन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? अभी आपने ऊपर देखें कि कुनाइन का प्रयोग किस बीमारी का उपयोग में किया जाता है दोस्तों। कुनाइन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपयोग में किया जाता है? कैंसर में, मलेरिया में, टीबी में या फिर डेंगू में? तो आप बताइए दोस्तों, इसमें 65 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो आप ऊपर से जानते हैं दोस्तों, ऊपर में बता चुके थे कि क्या बताया दोस्तों कि मलेरिया में हम कुनाइन का उपयोग करते हैं दोस्तों, बीमारी के इलाज में करते हैं। डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? डेंगू बुखार जो है किसके द्वारा फैलता है? देखिए दोस्तों, कुछ सीजन होता है, बरसात के मौसम हो चाहे कोई विशेष सीजन होता है या फिर इसके, तो डेंगू बुखार जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में यह संक्रमित टाइप का बीमारी होता है दोस्तों। हमेशा ये होने लगता है तो बहुत लोगों को होते रहता है। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा कि डेंगू बुखार जो है किसके कारण फैलता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? एंडीज इजिप्टिक मच्छर से। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंडीज इजिप्टिक मच्छर से होता है दोस्तों। डेंगू रोग इसमें फैलता है दोस्तों, एंजी इजिप्टिक मच्छर से फैलता है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा, एडिज इजिप्टिक मच्छर होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह बालू मक्खी, घरेलू मक्खी है ये सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब भी ध्यान रखिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आपको लुई पास्चर जो है रेबीज टीके का खोज किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आलू खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू खाने योग्य भाग कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, इसमें आपको हम गाजर किस उपस्थिति होता है। देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ बता देते हैं कि कौन सा भाग किसका खाते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ 2 4 5 याद रखना है, जरूरी है। जैसे आलू हो गया दोस्तों, तो आलू का आप क्या खाते हैं दोस्तों? स्टेम यानी कि तना खाते हैं। आलू के हम तना खाते हैं दोस्तों। तना में किसका आ जाएगा दोस्तों? तना में ही हम देखते हैं, तो तना में आप देखिए दोस्तों, आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया दोस्तों। ये सब क्या है? आलू, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? तना की भाग दोस्तों। उससे हम क्या करते हैं? खाते हैं। लेकिन है ज़मीन के अंदर, लेकिन वो तना का भाग है दोस्तों। अब जड़ की बात करें दोस्तों, तो जड़ में हम क्या खाते हैं दोस्तों? जैसे कि हम जड़ खाते हैं, किसका जड़ खाते हैं? प्याज भी हम इसको छल कर सकते हैं दोस्तों, सल्क बोलते हैं। प्याज और लहसुन को हम सल्क खाते हैं दोस्तों, सल्क। प्याज लहसुन को हम क्या खाते हैं? जड़ में क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, मूली गाजर ये सब क्या है दोस्तों? यह सलजम हो गया, ये सब क्या है? जड़ है। क्या है दोस्तों? जड़ है, जिसको हम खाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे हैं जो ध्यान में रखना है। जैसे शकरकंद, जिसको हम कौन बोलते हैं दोस्तों? शकरकंद को अभी हम क्या करते हैं? जड़ ही खाते हैं दोस्तों। शकरकंद को हम जड़ खाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिचौल बोलते हैं जिसको लीची को हम बिचौल खाते हैं दोस्तों। बिचौल जो बीच वाले भाग होता है उसको खाते हैं। नाशपाती को भी हम क्या खाते हैं दोस्तों? इसका पूरे जो मध्य भाग होता है उसको खाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत सारे हैं, पर कितने का बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गाजर का लाल या नारंगी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, गाजर का नारंगी या लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन होता है दोस्तों, एंथ्रोसाइनिन होता है दोस्तों, लाइकोपिन होता है या क्लोरोफिल होता है? तो बताइए आप कि गाजर का लाल रंग यानी नारंगी रंग किसके कारण होता है दोस्तों? ठीक, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कैरोटीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा आपको? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी या लाल होता है दोस्तों। क्या होता है? नारंगी या लाल होता है दोस्तों। कैरोटीन के कारण नारंगी या लाल होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल जो बताएं दोस्तों, लाइकोपिन, एंथ्रोसिनिन, इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर आपको रखना है, हरा होता है, हरा रंग होता है दोस्तों, उसके कारण नारंगी रंग होता है दोस्तों। लाइकोपिन या फिर एंथ्रोसाइनिन होता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। टमाटर का रंग देखिए दोस्तों, किसके कारण होता है दोस्तों? लाल रंग होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है, इसको किसके कारण होता है दोस्तों? इसमें क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? क्या हो जाएगा आपको? लाइकोपिन। अभी इसलिए ऊपर हम नहीं बता रहे थे दोस्तों, क्योंकि इसमें बार बार चलाता है, हम उससे पहले ही आपको आंसर बता देते हैं। इसको क्या होगा दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? लाइकोपिन जो होता है,
लाल रंग होता है इसको। जब इसमें ला दिख रहा है दोस्तों, या फिर लाइको दिख रहा है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा। लाइकोपेन के कारण क्या होता है, लाल रंग होता है दोस्तों। किसका लाल रंग होता है दोस्तों, टमाटर का लाल रंग इसके कारण होता है दोस्तों। कैरोटीन ऊपर बता चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं बताने में है। गाजर दोस्तों, गाजर का रंग लाल या नारंगी बोल सकते हैं दोस्तों, ऊपी के इसका कारण होता है, कैरोटीन का कारण होता है दोस्तों। क्यूमिन या फिर जैट्रोफिल होता है दोस्तों। ये भी नहीं बताए हैं, आगे क्वेश्चन पर आएगा दोस्तों, या फिर नहीं तो हम बता देंगे इसको। उससे पहले देखिए क्लोरोफिल जो बता रहे थे दोस्तों, ये हरा रंग के कारण हो रहा था दोस्तों, हरा रंग के कारण हो रहा था। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों। जीन शब्द का प्रयोग होता है जो सबसे पहले किसने किया था दोस्तों। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, मेंडल ने, जोहानसन ने किया था दोस्तों, वाटसन ने किया था, मार्गन ने किया था दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, जोहानसन ने किया था। क्या, जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, पंख किसका, विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों। तो इस बात रखिएगा कि विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों, पंख ने किया था। इसको जीन का खोज शब्द का खोज किसने किया दोस्तों, जोहानसन ने किया है दोस्तों। डबल हेकल किसने किया था दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक ने किया था दोस्तों। और मेंडल, इनके अनुवांशिक किसने किया दोस्तों, मेंडल ने अनुवांशिक का खोज किया था दोस्तों। इस तरह से आप ध्यान रखना है, याद रखना भी है। मॉर्गन, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, भले ही प्रीवियस क्वेश्चन हो, भले ही पहले क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दम होगा दोस्तों तो बार बार रिपीट भी हो सकता है, और हमेशा आने वाले एग्जामों में आने की संभावना प्रबल रह सकती है दोस्तों। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको कि सर्वप्रथम संश्लेषी जीव किसे माना जाता है, कवक, नीलहरित शैवाल, या बायोफाइटा, या फिर टेरोफाइटा। तो आप देखिए दोस्तों, कौन सा है जो संश्लेषित है, जो संश्लेषण करता था दोस्तों, संश्लेषी जीव था, माने जाते हैं दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 72 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल जो है दोस्तों प्रथम संश्लेषित, और इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, एक भाषा में हम इसको बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक, मतलब कि यूनिसेलुलर, माने एक कोशिकीय जीव मान सकते हैं दोस्तों। मानते नहीं हो कि एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक या फिर एक कोशिकीय जीव या फिर नीलहरित शैवाल। क्या हम समुद्र में सबसे पहले जीव का क्या हुआ था दोस्तों, निर्माण हुआ था। जीवन का निर्माण सबसे पहले समुद्र में हुआ था, मानव का जीवन नहीं दोस्तों, ये शैवालों का जीवन सबसे पहले समुद्र में हुआ था दोस्तों। यह संश्लेषी जीव था। सबसे पहले संश्लेषण, देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे पहले जो जीव जो था दोस्तों, यह स्वपोषी था दोस्तों। स्वपोषी जीव सबसे पहले पृथ्वी पर आया। उसके बाद ये क्या हो गया, परपोषी हो गया दोस्तों, परपोषी जीव हो गया, बाद में परपोषी हो गया। जैसे वो शैवाल जो क्या है, स्वपोषी है, खुद से भोजन बनाता था दोस्तों, लेकिन जैसे उसके बाद जो जीव आया, जैसे में उसके बाद जो जीव रेप्टाइल हो गया, ये सब जो हुआ, दूसरे पर आश्रित होने वाला जीव आ गया दोस्तों, है नीलहरित शैवाल, बायोफाइटा, टेरोफाइटा, ये सब ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से वंध्यपान यानी कि इनफर्टिलिटी या नपुंसकता होती है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, बांझपान किसके विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन, क्या हो जाएगा दोस्तों विटामिन, आपका विटामिन ई जो है, इससे हम बांझपन होता है दोस्तों। कमी, जिसको में एक कमी होगा दोस्तों, और उसका विटामिन कमी होगा दोस्तों, उसको बांझपन होने की संभावना प्रबल हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही जनरली ए और सब ज़्यादा काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी ए विटामिन को प्रचुरता से ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों। कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा में पाया जाता है दोस्तों। ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि लार यानी सलाइवा में पाया जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है, कौन सा विटामिन लार या सलाइवा में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि टाइलिन है या पैटलिन जो है, या इमाइलेज जिसको बोल सकते हैं, इमाइलेज जो क्या बोलते हैं, हार्मोन एंजाइम है दोस्तों, एंजाइम है जो कहाँ, मुंह में पाया जाता है दोस्तों, कहाँ, मुख में पाया जाता है दोस्तों, मुख में पाया जाता है दोस्तों। ये क्या करता है, किसी भी भोज पदार्थ को चिपचिपा यानी कि लसिका युक्त बना देता है दोस्तों, ताकि किसी कठिनाई बिना ही शरीर ग्रास नली में आसानी से भोजन उतर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रेनिन हो गया दोस्तों, पेप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पर क्वेश्चन चलाता है और अब हम बना नहीं पाए, अब पहले हम आंसर बता चुके होते हैं। हमारे में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है दोस्तों। ये देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आप बताइए दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको HCl बोलते हैं दोस्तों, एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल हो जाता है दोस्तों। तो आप बताइए कि अमाशय में भोजन के पाचन में कौन सी अम्ल मदद करता है दोस्तों। तो अमाशय में भोजन को पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है दोस्तों, क्या करेगा इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, अमाशय में भोजन को पाचन में मदद करता है। जो अमाशय में जो भोजन का जो नेचर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है। और उसके बाद जो बड़ी छोटी आंत में पहुंचती है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट फुट, इसको हम हाथी पाँव बोलते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, हाथी पाँव फुट बोलते हैं। ये बीमारी जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं, वो किसके कारण होता है दोस्तों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या नीमाटोड, किस कारण होता है दोस्तों, ये जो होता है कवक के कारण होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, कवक के कारण क्या होता है, हाथी पाँव रोग होता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आप प्रोटोजोआ, नीमाटोड या फिर जीवाणु, तो प्रोटोजोआ इसके कारण नहीं होता दोस्तों, किस कारण होता है, कवक के कारण हमें एलिफेंट फुट का बीमारी होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काला जार रोग जो है, रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, काला जार जो रोग होता है इसका संचरण यानी कि वाहक जो होता है दोस्तों, इसका वाहक जो होता है, इसका वाहक किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो काला जार रोग का वाहक जो होता है क्या होता है दोस्तों, बालू मक्खी, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, मच्छर या फिर खतमल, क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर बालू मक्खी जो होता है, इसका काला जार रोग का वाहक होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, क्या होता है दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस जो है, सॉरी, स्लीपिंग सिकनेस जो है किस परजीवी के कारण होता है दोस्तों, पूछ रहा है कि किस परजीवी के कारण होता है दोस्तों। ट्रिपाइनोसोमा होता है दोस्तों, लिस्मेनिया होता है दोस्तों, या फिर प्लाइडोडियम होता है, या एंट अमीबा होता है दोस्तों। किसके कारण नींद की बीमारी ज़्यादा मतलब आती है दोस्तों। तो क्या इसका हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए खुद इसका आंसर, खुद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा इसको, ट्रेप्नोसोमा जो होता है, ट्रेप्नोसोमा जो होता है दोस्तों, इसमें नींद में इसको परजीवी होता है दोस्तों, जिसके कारण नींद हमें बहुत ज़्यादा या बहुत देर देर तक आती है दोस्तों। आप जब भी उठेंगे आपको फिर लगेगा हमको सो जाने की इच्छा करेगा। ऐसा बीमारी जो है दोस्तों, समझिए कि आपको ट्रिप्नोसोमा जो है आपको परेशान कर रहा है दोस्तों। ये परजीवी होता है जो नींद को क्या करती है, बारंबार लाने की कोशिश करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन को, घोंघा, सीप आदि किस संघ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं कि घोंघा, सूक, सिंक, या फिर हम इसको देखते दोस्तों, इसमें हम आपको एक और जोड़ सकते हैं दोस्तों, वो क्या है, शंख, शंख बोल सकते हैं दोस्तों। शंख जो है यानी कि ये किस में आता है दोस्तों, सीप, घोंघा, सितुआ, या फिर जो शंख होता है दोस्तों, किस संघ में या किस फाइलम में अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, मोलास्क, क्या होता है दोस्तों, इसका मोलास्क होता है। इसका किसके संग आता है दोस्तों, मोलास्क के अंतर्गत शंख, घोंघा, सीप, ये सब आता है दोस्तों। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, जंतु जगत का और पादप जगत का, ये दोनों ध्यान में रखना है दोस्तों। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। इस जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपको आर्थ्रोपोडा हो जाएगा दोस्तों। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात और ही बता देते हैं। चींटी जो है दोस्तों, सॉरी, कीट जो है, कीट पतंग जो है दोस्तों, सबसे बड़ा संख्या कीट पतंगों का है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु जो है कीट पतंगों का है दोस्तों। इसके बाद इसके अलावा जो भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका जो अथी है, प्रकार है, कीट पतंगों का प्रकार बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसका जो डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा है कीट पतंगों का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी मैमल अंडे देता है दोस्तों, याद रखिएगा, कंगारू, प्लेटिपस, चमगादड़ या फिर सील। देखिए दोस्तों, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि अंडे देता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका प्लेटिपस जो है दोस्तों, ये क्या होता है, अंडे देता है दोस्तों। ये क्या है, स्तनधारी है, अंडे देता है। कंगारू याद रखिएगा दोस्तों, कंगारू क्या है, इसको हम बोलते हैं अर्ध परिपक्व, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर दोस्तों। अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं दोस्तों, और उसके बाद वो क्या करती है, अपने ही कंगारू जो होती है दोस्तों, अपने ही गोद में इसको क्या करती है, पालने का काम करती है दोस्तों। और उसको जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद इसको फिर क्या करती है दोस्तों, मैच्योर होने के बाद इसको फिर
बाहर के टेम्परेचर में, क्योंकि वो इसलिए रखती है दोस्तों ताकि बाहर के टेम्परेचर के से अचानक उसके संपर्क में ना आवे और वो अपने टेम्परेचर मैंने बॉडी के टेम्परेचर को बच्चों के टेम्परेचर को बैलेंस करते रहती है। मैमल है जो ये अंडे देती है, जो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेटिपस जो है ये अंडा देता है दोस्तों। क्या देती है? अंडे देती है। यह है क्या? मैमल है दोस्तों। स्तनी है लेकिन वो क्या बोलते हैं, बच्चे देते हैं दोस्तों, जी अंडे देता है। कंगारू क्या देता है? बच्चा देता है। चमगादड़ क्या देता है? बच्चा देता है। और एक ऊपर जो सील जो था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप, जो सील है ये भी बच्चे देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सील बच्चा देता है ना कि अंडा देता है दोस्तों। उसी टाइप का जो आप बताइएगा दोस्तों, इतना बताने के बाद आप बताइएगा कि जो क्या इसका है, डॉल्फिन जो है दोस्तों, सॉरी डॉल्फिन है जो दोस्तों, डॉल्फिन जो है ये क्या देता है दोस्तों, है क्या और देता क्या है? ये किस प्रकार के प्राणी है दोस्तों और क्या देता है दोस्तों? इसका आंसर आप खुद दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए यहाँ पर है क्या जो बता दिया गया है, और क्या देता है जो आप बताइए दोस्तों। डॉल्फिन क्या है दोस्तों? डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन है क्या, किस वर्ग के प्राणीकृत है? तो देखिए दोस्तों, ये ना तो मछली है, पहले ध्यान में रखिए। डॉल्फिन भले पानी में रहती हो, ये मछली नहीं है दोस्तों, पहला उभयचर भी नहीं है दोस्तों जो स्थल जमीन पर रहती है, और ये सरीसृप भी नहीं दोस्तों, ये रेंगने वाला काम भी नहीं करती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी स्तनी यानी मैमल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्तनी यानी कि मैमल हो जाएगा। स्तनी है दोस्तों, ये जो बता दिए। ये क्या रहता है? स्तनी है तो पहले क्या देगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बता ही देते हैं। क्या देगा ये आपको? बच्चा देगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्णनाध्यता यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को किस रंगों में अंतर करने में कठिनाई होती है दोस्तों? वो व्यक्ति जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कैसे पता करेंगे कि इसे कलर ब्लाइंडनेस है? अगर वो व्यक्ति कौन सा कलर को अंतर नहीं कर पाते हैं तो हम मान लेते हैं कि इसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस इसको हो गया है। तो कौन सा रंग है दोस्तों, आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों, वह व्यक्ति जो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होता है उसको ग्रीन और रेड जो होता है दोस्तों, सही से अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है, इस टाइप का। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हीमोफोबिया जो है, हीमोफीलिया जो है दोस्तों, हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है दोस्तों? हीमोफीलिया जो होता है ये एक फोबिया होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीमोफोबिया है। ये जो है संक्रामक रोग है या फिर अनुवांशिक रोग है दोस्तों, या पोषण जन रोग है दोस्तों, या कवक जनित रोग है? तो आप बताइए दोस्तों कैसा होता है? हीमोफोबिया जो होता है, फीलिया जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों आपको, ये क्या होता है आपको, ये अनुवांशिक रोग है दोस्तों। अगर ये किसी पहले के व्यक्ति में भी हो गए, किसी उसके वंश में पहले, उसके वंशज में किन्हीं पहले से होगा, तो ये बीमारी अगले वाले वंश को भी होने की संभावना होती है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, अनुवांशिक रोग है दोस्तों। हेमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये जो बता दें कलर ब्लाइंडनेस जो है, एक आप बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। अभी हम कुछ आंसर पिछले जो पूछे जो हम बता दिए थे, तो आप यहाँ पर हमको बताइए केवल कि जो कलर ब्लाइंडनेस जो है दोस्तों, ये किस प्रकार का रोग है? ये क्या, ये अनुवांशिक है, या फिर मतलब कि संक्रमित बीमारी है, या फिर किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? इसका आप आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, वर्णाध्यता जो है किस प्रकार की बीमारी है, और इससे हम क्या दूर किया जा सकता है इसको, ये बताइए दोस्तों आप। आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर शरीर में क्या कार्य करता है? उस समय आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि पेस मेकर जो है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन उसी से आ रहा है ना, बार बार रिपीट करके, बस उसमें आपसे पूछा है कौन सा अंग के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कार्य क्या है, पेस मेकर का कार्य क्या है, वहाँ पर अंग क्या है। तो जब आप ये पेस मेकर के बारे में पढ़ेंगे तो कार्य भी पढ़ेंगे, किस अंग के लिए काम करता है वो भी पढ़ेंगे, और क्या है जो भी पढ़ेंगे, नहीं क्या है जो भी पढ़ेंगे। अब जानते हैं दोस्तों, ये हृदय अंग के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। ये कार्य क्या करता है आप समझ लीजिए कि मूत्र विसर्जन हृदय से संबंधित है नहीं, तो आप इसको देखिए, एक आप जानते हैं तो इसको इससे आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। पाचन क्रिया नियमन, क्या हृदय में पाचन क्रिया हो सकता है दोस्तों? नहीं। क्या दोस्तों, हृदय में पाचन क्रिया हो सकती है? नहीं। श्वसन क्रिया का नियमन, क्या हृदय श्वसन करती है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। देखिए किसने आसानी से आप क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हल कर गए दोस्तों। दिल की धड़कन प्रारंभ या नियंत्रित करता है दोस्तों। उस समय भी आपको बता रहे थे कि क्या करता है, किसी व्यक्ति को या तो हृदय गति रुक जाता हो या फिर किसी कारणवश अनियंत्रित हो जाता है, तो उसको संतुलित करने का काम क्या करता है दोस्तों, पेसमेकर का काम। या दिल की धड़कन, जैसे कि कोई बच्चा है, एग्जाम्पल थ्रू, कोई बच्चा है जन्म लेता है, और कुछ समय के बाद जन्म लेते के साथ वह रोना शुरू नहीं करता है, या फिर उसमें कुछ हृदय के जो धड़कनें हैं वो भी चालू नहीं हो पाता दोस्तों, यानी वो
संचालित नहीं हो पा रहा है तो उस समय ये ऐसा दे सकते हैं दोस्तों। या फिर किसी कारणवश हृदय की गति या बेहोश हो जाता है या हृदय की गति रुक जाती है तो भी इस टाइप के हम कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनुष्य में श्वसन दर रिस्पायरेशन रेट जो होता है दोस्तों प्रति समानता होता है। इन जनरल स्वस्थ व्यक्ति को जो होता है दोस्तों उसकी बात कर रहा है। प्रति मिनट कितनी होती है दोस्तों? तो आप बताएं कि हृदय में मनुष्य में श्वसन की दर जो होता है दोस्तों कितनी बार होती है? दो चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि पहला तो कितनी बार होती है और कितना होता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मानव शरीर मनुष्य में श्वसन दर रिस्पायरेशन रेट पूछ रहा है दोस्तों। इसको बोलते हैं आर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आर है। जो क्या हो जाएगा दोस्तों आपको इसमें जो होता है 17 से 18 इसे जनरली होता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर दिया है 12। तो आप इसको 12 to 18 टाइम्स रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर देखिए बात कन्फ्यूजन खत्म करते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो 2-4 पॉइंट और आगे पीछे से भी जोड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर श्वसन दर आप रखते हैं तो हृदय की धड़कन भी याद रख लीजिए दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 से 72 बार, या फिर इसको 72 मान सकते हैं दोस्तों कम्प्लीटली 72 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें दोनों याद रखिएगा 72 हो गया दोस्तों। ये हो जाएगा पल्स रेट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका जो होता है दोस्तों कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। इसका कार्य क्या होता है प्लस इसका क्या बोलता है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो अब आप रखिएगा एक काम करता है। तो इसका देखिए दोस्तों कुछ काम है जो हम बता देते हैं आपको। पहले तो ये क्या करता है? सिपाही इसको बोलते हैं दोस्तों। सिपाही का काम करता है किसी संक्रमित बीमारियां उत्पन्न होने से इसको पहले ही क्या करता है उसको एंटी के रूप में काम करता है दोस्तों। शरीर में आने से रोकती है दोस्तों। उसमें देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। बिल्कुल दोस्तों। इसमें ह्यूमिनिटी पावर क्या करती है दोस्तों। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है? बढ़ाती है दोस्तों। धारण करती है WBC। भोजन का परिवहन बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या मतलब है भोजन का परिवहन? क्या CO2 बिल्कुल नहीं, O2 बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप इसको डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कि रक्त ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या होता है इसको? उपयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। क्या ब्लड को मापने, ब्लड प्रेशर BP को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? देखिए ये जो बायोलॉजी है इसमें आपको जनरल पूछ रहा है, जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। ये ऊपर से सारा क्वेश्चन साइलो पूछा जाता है। तो ब्लड प्रेशर है यानी कि BP का बात कर रहा है दोस्तों। ये क्या होता है? इसको स्टेथोस्कोप या फिर स्फिग्नोमाइनोमीटर होता है दोस्तों। या फिर इसको आगे बढ़ते हैं देखिए इसमें या फिर ECG या बैरोमीटर। ECG या बैरोमीटर होता है दोस्तों। आप इसको बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आप बताएंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा कि रक्त ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं दोस्तों? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्टेथोस्कोप से उसका रेट पता करते हैं दोस्तों। लेकिन मापने के लिए कहाँ चला गया? हाँ स्टेथोस्कोप से इसका रेट, इसका धड़कन पता करते हैं दोस्तों कि इस प्रेशर में उसका धड़कन क्या है। लेकिन इसको मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों क्या होता है? स्फिग्नोमाइनोमीटर होता है दोस्तों। स्फिग्नोमाइनोमीटर होता है दोस्तों। लेकिन इसको इससे भी साथ में रखते हैं और इससे डॉक्टर क्या करते हैं या नर्स क्या करती है? इससे मापती है ना दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो ECG है जो ECG जो है दोस्तों, इस C फोर क्या हो जाता है दोस्तों? C फोर कार्डियक यानी कि हृदय है। हृदय की धड़कन को, यह हृदय की धड़कन से संबंधित है दोस्तों। यह हृदय से संबंधित ECG का होता है। बैरोमीटर जो आप जानते हैं दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है दोस्तों। वायुमंडल क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। ऊपर का तो बता दिए दोस्तों। ये पल्स रेट को ध्यान में रखता है, मैंने धड़कन को गति को ध्यान में रखता है दोस्तों। जो इसका होता है पल्स रेट, इसको मापने का काम करता है स्टेथोस्कोप दोस्तों कि कितनी दर से वो क्या हो रही है, जा रही है। एक वयस्क मनुष्य का समान रक्तचाप, उसमें बोला कि मापते क्या है, इसमें बोल रहा है कि मापते हैं पर कितना मापते हैं, कितना लेवल को एक एवरेज माना जाता है, वे आपसे पूछ रहा है। समान रक्तचाप यानी कि जनरल BP कितना होना चाहिए दोस्तों? इन जनरल किसी मनुष्य का BP यानी स्वस्थ मनुष्य का BP कितना होना चाहिए दोस्तों? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 120/80 mmHg होता है दोस्तों। mmHg होता है दोस्तों। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है दोस्तों? 120/80 mmHg होता है दोस्तों। क्या होता है? Hg होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों?
तो इसको क्या होता है 90 का। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको 65 से 70% होता है दोस्तों, यानी कि 2/3 मानव में जल का ही मात्रा होता है दोस्तों। 2/3 क्या होता है, जल का ही मात्रा होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जल मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। जल का कुछ फंक्शन भी देख लेते हैं, कुछ जल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो जल का देखिए, जल मनुष्य के लिए क्या क्यों जरूरी है। जल देखिए दोस्तों, आपको शरीर में तापमान को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है दोस्तों। जल शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। ऐसे अगर मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस करता है दोस्तों। थाइलेमस करता है, हाइपोथैलेमस तापमान को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। जल भी क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्याज काटने पर आंसू किस रसायन के कारण आते हैं दोस्तों। अगर प्याज हम काटते हैं तो आंसू आते हैं, वो किस रसायन के कारण आते हैं दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, सल्फर या सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण प्याज काटने पर हमें क्या होती है, आंसू। सल्फेनिक अम्ल के कारण क्या होता है दोस्तों, हमें आंसू आती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए साइट्रिक अम्ल, यहाँ पर याद रखिएगा कि साइट्रिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, लेमू यानी कि संतरा या खट्टे फल या फिर खट्टे फलों में पाए जाते हैं दोस्तों। फास्फोरस ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं आता है। कार्बन जो है दोस्तों, छोड़िए कार्बन तो देखिए दोस्तों ये सब जगह विद्यमान है। हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु, हर एक चीज़ में क्या होती है, कार्बन उपस्थित होता है दोस्तों। मशरूम क्या है दोस्तों, मशरूम क्या है, तो आपको याद रखना दोस्तों, मशरूम एक प्रकार का पौधा है। पौधा मान सकते हैं दोस्तों, हाँ बिल्कुल पौधा मान सकते हैं, लेकिन वो क्या है, कवक है। मेनली वो पहले कवक है। क्या मशरूम को पौधा मानते हैं या कवक मानते हैं, तो मशरूम एक प्रकार का कवक है दोस्तों, लेकिन उसे पौधे मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा आपको, कवक है। पशु है, बिल्कुल नहीं। जीवाणु है, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपको, पशु का ही मशरूम क्या है, कवक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बोलता है कि कीटभक्षी पौधा मैंने इंसेक्टिव वेरियस प्लांट जो होता है, जो वेरियस प्लांट जो होता है दोस्तों, कहाँ चला गया, इंसेक्टिवेरियस जो प्लांट होता है दोस्तों, अमर बेल या फिर घटपर्णी या सेसमन या फिर नीम। तो कौन सा होता है दोस्तों, जो कीटभक्षी पौधा होता है, तो घटपर्णी जो होता है दोस्तों, इसको पीचर प्लांट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पीचर प्लांट बोलते हैं। जो क्या होती है, घटपर्णी पौधा होता है। ये क्यों होता है दोस्तों, जहाँ पर देखिए, जिस रीजन में नाइट्रोजन की मात्रा कमेगा वहाँ पर ये पौधे क्या होती है, उपस्थित हो जाती है, या फिर वहाँ पर होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को ग्रहण कर लेती है दोस्तों। या और नाइट्रोजन को ग्रहण करने के बाद जो नाइट्रोजन बच जाती है, और नाइट्रोजन चाहने के लिए क्या करता है दोस्तों, अपने पौधों को इस टाइप का बना लेता है दोस्तों, इस टाइप का बना लेता है। और इससे क्या करती है, इसका मुंह खुला रहता है, इससे जैसे इसमें कीट पतंग अंदर जाता है दोस्तों, ये क्या होता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसमें क्या जाता है, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए इस तरह का प्रक्रिया बोल सकते हैं। देखिए मांसाहारी पौधा इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको, मांसाहारी पौधा बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइकेन जो हम बोल रहे थे, लाइकेन जो है, लाइकेन क्या है दोस्तों, किन दो जीवों को सहजीवी संबंध है, दो जीवों के सहजीवी संबंध है दोस्तों। दो जीव को बात कर रहा है, कवक और शैवाल दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, कवक और शैवाल, तो बिल्कुल सही है। शैवाल और जीवाणु, कवक और उच्च पौधे, जीवाणु और विषाणु। क्या होगा दोस्तों, कवक और शैवाल जो है इसका क्या है, कवक और शैवाल जो है इसका फंगी और एल्गी जो होता है दोस्तों, ये लाइकेन जो क्या है, बीज का कड़ी का काम करता है दोस्तों। लाइकेन क्या करती है, बीज को जीवधारियों की कड़ी का काम करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्या, हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बायो फर्टिलाइजर, इसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर जो हुआ दोस्तों, इसका किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्या यूरिया का प्रयोग करते हैं, क्या इजोला एवं नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं, डीडीटी का उपयोग करते हैं, सुपर फास्फेट। देखिए दोस्तों, ऐसे में हम क्या किसका उपयोग करते हैं, दोस्तों, इजोला, जिसको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। दोनों अलग अलग है दोस्तों, कहते नहीं है, बल्कि दोनों अलग है। इजोला का भी उपयोग करते हैं दोस्तों, इजोला का भी उपयोग करते हैं, और नील हरित शैवाल का भी उपयोग करते हैं। इजोला जो, अगर हम इसको किसी जंतु को हम यूज करते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या करते हैं, उत्पादकता बढ़ जाती है। या फिर इजोला को एक खाता है, जीव जंतु जानवर खाता है दोस्तों, तो क्या होता है,
दूध की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, उसकी दूध की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसको जो खाने के उपयोग में करते हैं। मानव शरीर में तांबे की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि तांबा यानी कॉपर का मानव शरीर में बढ़ जाता है तो कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है दोस्तों? सिंड्रोम, विल्सन रोग या पार्किंसन रोग या अल्जाइमर? कौन सा रोग होता है दोस्तों? मानव शरीर में अगर तांबे की मात्रा बढ़ जाता है तो विल्सन रोग होता है दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें क्या रखिएगा दोस्तों? याद रखिएगा कि मानव शरीर में विल्सन रोग हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? विल्सन रोग हो जाता है दोस्तों। मानव शरीर में तांबे की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो विल्सन रोग उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, सिंड्रोम नहीं, अल्जाइमर नहीं, पार्किंसन नहीं, तो क्या होता है दोस्तों? विल्सन रोग उत्पन्न होता है। ताई रोग किस धातु के विषाक्तान या टॉक्सिक से उत्पन्न होता है दोस्तों? जो ताई जो बीमारी होता है दोस्तों, इटाई रोग जो है किस धातु के विष यानी टॉक्सिसिटी से होता है दोस्तों? पारा, कैडेनियम या सीसा या आर्सेनिक? तो देखिए दोस्तों, जो आपको बता देते हैं कि 97 का जो है प्रश्न है आपका, कैडेनियम जो होता है दोस्तों, इसके कारण इटाई होता है दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिनी माता देखिए दोस्तों, मिनी माता जो होता है दोस्तों, ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, ये आपका पारा से होता है दोस्तों। सीसोसिस होता है दोस्तों, सीरोसिस जो होता है सीसा का कण से होता है दोस्तों, लेद से होता है। आर्सेनिक जो होता है दोस्तों, इसमें आर्सेनिक की मात्रा, जैसे कि हम लोग का जो गंगा का बेल्ट है उसमें इस एरिया में जल में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मिनी माता देखिए क्वेश्चन आगे इसलिए नहीं बता पाते हैं दोस्तों आंसर। मिनी माता रोग जो जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है दोस्तों? देखिए धातु के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मिनी माता जो है जापान में ये सब जो ज़्यादा होता था दोस्तों, उसी के लिए इसको हम क्या होता है, मरकरी, क्या होता है दोस्तों? मरकरी, यानी कि पारा से हमें मिनी माता रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। क्या होता है? मिनी माता रोग पारा से उत्पन्न होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? इंसुलिन की खोज किसने किया था? बाइटिंग एंड वेस्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या फिर रोनाल्ड रॉस? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? बाइटिंग एंड बेस्ट। क्या होता है? बेस्ट क्या है? बाइटिंग और बेस्ट जो हुए ये क्या किए थे दोस्तों? इंसुलिन का खोज किए थे दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कोच या रॉबर्ट रॉस? देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले अंतिम हम चाहेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसे आप बताएं दोस्तों। क्या करें? अब इसको आंसर दें। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, या फिर मादा अंडाणु है दोस्तों, ओवम, या फिर आकृत कोशिका है दोस्तों, या लाल रक्त कोशिका है? तो आप बताएं कि अंतिम जो है सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? क्या नर्वस सिस्टम है, यानी कि तंत्रिका कोशिका है? तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रॉपर 100 क्वेश्चन को रिवीजन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये कंप्लीट बायोलॉजी का क्वेश्चन था। आगे हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों अगले वीडियो में, उसमें भी 100 क्वेश्चन जो होगा केमिस्ट्री का होगा दोस्तों। ये सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। अभी हम एक क्वेश्चन किए थे दोस्तों, क्या बोलते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन किए थे, फिर इसका सीरीज चलेगा, सीरीज 1 बायोलॉजी, सीरीज 1 2 केमिस्ट्री, सीरीज 3 इस टाइप का चलेगा दोस्तों प्रीवियस ईयर का। उसके बाद प्रैक्टिस सेट इस पर ला देंगे दोस्तों। फिर एक मिक्स चलेगा दोस्तों। तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं और आप लोग से सहयोग प्राप्त करते हैं दोस्तों कि अब जो भी इसमें कमी हो या त्रुटियां हो तो इसे बताएं, हम इसे सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम अपनी जानकारी या फिर अपना कुछ नॉलेज है जो आप लोग के साथ क्या कर सकें, शेयर कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।